पिछले कई दिनों से दो लड़के अपने मुंह पे काला गमछा बांध बाइक पे सवार होकर के एक घर की रैकी कर रहे थे। उस घर का एक व्यक्ति जब बार बार उन दोनों लड़कों को अपने घर के आसपास देखता था तो एक दिन इस बारे में अपने पिता से बातचीत करता है। लेकिन उसका पिता इस बात को गंभीर तरीके से नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, आखिरकार एक दिन घर के भीतर ही उसकी बहू की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या हो जाती है। सबको यही लगता है कि शायद उस महिला की हत्या उन दोनों लड़कों ने ही किया है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक शहर होता है इंदौर, और इसी इंदौर शहर का रहने वाला होता है राहुल। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 17 फरवरी के शाम के करीब 4 बजे के आसपास। अपने मामा के घर शादी का कार्ड लेकर के जाता है। राहुल का मामा का नाम होता है मनोहर पंचाल, जो कृष्णा नगर कॉलोनी का रहने वाला होता है। कृष्णा नगर कॉलोनी जो एरोड्रम थाने के अंतर्गत आता है। शाम के करीब 4 बजे के आसपास जब राहुल अपने मामा के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा होता है, लेकिन घर के भीतर कोई दिखाई नहीं देता है। राहुल दरवाजे के ऊपर खड़े होकर के अंदर से कोई जवाब ही नहीं आती है, इसीलिए राहुल जो है घर के भीतर घुस जाता है। अब घर के भीतर जब वो जाता है, घर के सदस्यों को खोजते हुए जब घर के भीतर किचन के अंदर पहुंचता है तो किचन के भीतर का नज़ारा देख वो एकदम से चीख जाता है। दरअसल किचन के भीतर ही मनोहर के बेटा मिथिलेश और उसकी बहू प्रियंका दोनों गंभीर अवस्था में पड़े होते हैं। प्रियंका के शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी निकल रहा था। राहुल इस तरह की नज़ारा जब देखता है, दोनों को जब चेक करता है तो पता चलता है कि प्रियंका की तो मौत हो गई है, लेकिन मिथिलेश अभी भी जिंदा है और बेहोश हो गया था वो। लेकिन राहुल जैसे इस तरह की नज़ारा को देखता है, सबसे पहले वो एम्बुलेंस को कॉल लगाता है और साथ ही साथ कुछ अपने दोस्तों के नंबर पे कॉल करता है और उनको भी घटनास्थल पे बुला लेता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है, लेकिन राहुल के कुछ दोस्त जब वहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद से राहुल आनन फानन में ही मिथिलेश को लेकर के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। डॉक्टर जब मिथिलेश को चेक करते हैं तो राहुल से कहते हैं कि मिथिलेश को कोई चोट तो नहीं लगी है, लेकिन शायद जब उस तरह का नज़ारा घटनास्थल पे उसने देखा होगा तो इस प्रकार से डर गया है कि डर की वजह से वो बेहोश हो गया है, यानी सदमे में आ गया है। डॉक्टर जब इस तरह की बातें राहुल से कहते हैं, राहुल डॉक्टर की बात नहीं मानता है और फिर वहाँ से मिथिलेश को लेकर के एक दूसरे बड़े अस्पताल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर मिथिलेश को आईसीयू के अंदर भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद से राहुल इस बात की खबर अपने मामा के साथ साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देता है। इधर पुलिस वालों को जब ऐसी तरह की बातें पता चलती है तो मनोहर के घर पे पहुंचती है। मनोहर के घर पे पहुंचने के बाद उस लाश प्रियंका को चेक करती है तो पता चलता है इसके हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल उस प्रियंका के लाश के बगल में 2 चाकू पड़ा हुआ था, जिसमें एक चाकू टूट गया था और एक पे खून लगा हुआ था। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो पता चलता है घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, कुछ जेवर जेवरात जो बेड के नीचे ही पड़ा हुआ था। पुलिस प्रशासन इस घटनाक्रम के काफी बारीकी तरीके से जांच कर ही रही थी। तभी मिथिलेश की मनोहर से पूछताछ करते हैं कि सारा सामान घर का चेक करके तुम बताओ कि कौन कौन सा सामान तुम्हारे घर से गायब है। दरअसल घटनास्थल को देखने के बाद पुलिस प्रशासन यही अंदाजा लगा पाती है कि प्रियंका की हत्या लूट के इरादे से की गई होगी। घर का सारा सामान चेक करने के बाद मनोहर पुलिस वालों को बताता है कि साहब, घर का कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है। दरअसल रही बात जेवर की, तो जेवरों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन पुलिस सबसे पहले प्रियंका की उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर मनोहर के कहने पे धारा 302 के तहत आकर अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जाँच करना शुरू कर देती है। पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है कि अब अपराधियों तक पहुंचने में प्रियंका का पति मिथिलेश ही मदद कर सकता है, इसीलिए पुलिस अब मिथिलेश से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाती है। लेकिन पुलिस जब हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो पता चलता है कि मिथिलेश अभी भी बेहोशी की स्थिति में होती है, इसीलिए पुलिस प्रशासन मिथिलेश से कुछ भी पूछताछ नहीं कर पाती है और वापस लौट जाती है। पुलिस जब वापस लौटती है थाने, फिर से मनोहर के घर पे जाती है और मिथिलेश और उसकी पत्नी के बारे में मनोहर से पूछताछ करती है। इस पे मनोहर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरा बेटा बीकॉम तक की पढ़ाई कर चुका है और एक एनजीओ के अंदर नौकरी करता है। दरअसल 4 वर्ष पहले उसकी शादी प्रियंका नाम की लड़की से हुई थी।
पुलिस मनोहर से फिर पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बहू की हत्या कौन कर सकता है। इसमें मनोहर पुलिस वालों को बताता है कि साहब मुझे शक तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा बेटा मिथिलेश मुझसे कह रहा था कि साहब दो लड़के बाइक पे सवार होकर के अक्सर कई दिनों मेरे घर के आसपास भटका करते थे। दोनों के मुंह पे एक काला गमछा बंधा होता था। हालांकि इस बारे में मैंने पड़ोसियों से बातचीत किया तो पड़ोसी कह रहे थे कि हमने इस तरह की किसी भी लड़के को नहीं देखा है। दो लड़के के बारे में जब मनोहर इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस को भी ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं दोनों लड़कों ने प्रियंका की हत्या लूट के इरादे से किया होगा। इसीलिए पुलिस प्रशासन अब इलाके में लगे हुए सारे सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद पुलिस को उसमें उस तरह का कोई भी लड़का नहीं दिखाई पड़ता है। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार प्रियंका की हत्या किसने किया है और क्यों किया होगा। इसलिए पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए प्रियंका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो उसके भीतर भी पुलिस को कुछ ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिससे पुलिस को किसी के ऊपर कोई शक हो। इसीलिए पुलिस अब प्रियंका के पति मिथिलेश के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। लेकिन पुलिस जब मिथिलेश का कॉल डिटेल्स निकलवाती है, कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि उस कॉल डिटेल्स के अंदर हजारों ऐसे लड़कियों का नंबर होता है जिसमें मिथिलेश लगातार बातचीत करते आ रहा था। इसीलिए पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि किस नंबर के ऊपर कॉल करे और किससे पूछताछ करे। लेकिन मिथिलेश ने जिस भी नंबर पे कॉल आखिरी बार किया हुआ था, पुलिस उसी नंबर के ऊपर खुद मिथिलेश के ही नंबर से कॉल करती है। पुलिस जैसे इस नंबर पे कॉल लगाती है उधर से एक लड़की फ़ोन उठाती है। इससे पहले कि पुलिस कोई सवाल जवाब उससे पूछ पाती है, वो लड़की खुद ही जवाब देते हुए कहती है कि मिथिलेश तुमने सही नहीं किया। मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं था कि तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दोगे। याद तुम रखना कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और आज के बाद से तुम दोबारा मुझसे कभी फ़ोन पे बात भी नहीं करना। लड़की इतनी बात कहने के बाद फ़ोन को काट देती है। दरअसल पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी अनीता नाम की लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड होता है, जो बाणगंगा मोहल्ले के रहने वाली होती है। प्रियंका को तो इतना भरोसा हो जाता है पुलिस को कि प्रियंका की हत्या कोई और नहीं बल्कि उसका पति मिथिलेश ही किया है। अब मिथिलेश से ये सच्चाई पता करने के लिए जब हॉस्पिटल पुलिस जाती है तो पता चलता है कि मिथिलेश अभी भी बेहोशी की हालत में है। पुलिस जब डॉक्टर से बातचीत करती है तो डॉक्टर पुलिस वालों को बताता है कि साहब मिथिलेश को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो होश में क्यों नहीं आ पा रहा है। डॉक्टर जब इस तरह की बातें कहते हैं तो पुलिस भी समझ जाती है कि मिथिलेश नाटक करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई उगलवाने के लिए मिथिलेश से खुद पुलिस भी नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल एक दिन पुलिस जब मिथिलेश से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो उस कमरे के भीतर उसकी माँ भी बैठी होती है। पुलिस जैसे ही कमरे के भीतर एंट्री करती है, मिथिलेश जब उनको देखता है तो देख करके फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन पुलिस उसको देख करके समझ जाती है और उसके साथ भी एक नाटक पुलिस खेलती है। दरअसल पुलिस जब कमरे के बाहर निकलती है तो बाहर निकलने से पहले ही मिथिलेश की माँ को बाहर भेज देती है और फिर अपने ही एक कांस्टेबल को पर्दे के पीछे छिपा देती है और उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन दे देती है। पुलिस जब कमरे से बाहर निकल करके आती है तो मिथिलेश की माँ से कहती है कि दरअसल मिथिलेश अभी भी होश में नहीं आया है, जैसे ही वो होश में आ जाएगा हम दोबारा पूछताछ करने के लिए जाएंगे। पुलिस जैसे ही बाहर आ जाती है उसके बाद से मिथिलेश की माँ कमरे के भीतर चली जाती है। लेकिन मिथिलेश की माँ जैसे ही कमरे के भीतर एंट्री करती है उसके बाद से मिथिलेश फिर से होश में आ जाता है और वो अपनी माँ से बातचीत करने लगता है। लेकिन अपनी माँ से जो कुछ भी बातचीत करता है वो पर्दे के पीछे जो छिपा हुआ सिपाही होता है वो सारी बातें अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद से पुलिस को अपने ही मोबाइल का एक मिस कॉल दे देता है। जैसे ही मिस कॉल करता है पुलिस फिर से अपनी टीम के साथ जब मिथिलेश के उस कमरे में एंट्री करता है, मिथिलेश पुलिस वालों को देखता है तब देख करके फिर से वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है। लेकिन पुलिस जो मोबाइल के अंदर वो वीडियो कैप्चर किया था मिथिलेश को दिखाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा सारा नाटक खत्म हो गया है। पुलिस मिथिलेश को लेकर के थाने के अंदर पहुंच जाती है। फिर मिथिलेश से उसकी पत्नी प्रियंका के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन मिथिलेश पुलिस वालों को एक ही बात कहता है कि साहब मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं किया है। दरअसल कुछ दिनों से दो लड़के मेरे घर की रैकी कर रहे थे। 17 फरवरी को दोपहर के आसपास वही दोनों लड़के मेरे घर के भीतर एंट्री कर गए और उन्होंने ही एक भारी चीज़ से मेरे सर पे वार कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद से उन्होंने मेरी पत्नी की हत्या करने के बाद सारा सामान भी हमारे घर से लूट कर चले गए।
मिथिलेश जब इस सारी बातें पुलिस वालों को अपने ही जुबानी बताता है, उसके बाद से पुलिस उसकी बातों को सच्चाई पता करने के लिए जब उसके घर के आसपास के लोगों से बातचीत करती है, तो घर के आसपास के लोग बताते हैं कि साहब हमने किसी भी लड़के को उसके घर के भीतर न तो आते देखा, न ही घर के बाहर जाते देखा। दरअसल पुलिस भी इस बात को भरोसा कर रही थी कि मिथिलेश सब कहानी ही गढ़ रहा है, लेकिन पुलिस जब अपने तमाम प्रयास कर लेती है, मिथिलेश जब अपनी सारी सच्चाई कबूल नहीं कर पाता है, अब पुलिस मिथिलेश को धमकी देती है। दरअसल पुलिस मिथिलेश के सामने अपने असिस्टेंट से कहती है कि इस हत्या में सिर्फ मिथिलेश ही नहीं शामिल है, बल्कि इसके माता पिता के अलावा इसकी बहन भी शामिल है। इसके घर पे तुम जाओ और पूरी परिवार वालों को गिरफ्तार करके उठा के लाओ। पुलिस जब मिथिलेश के पूरी परिवार की गिरफ्तारी की बात जब कहती है, ये सुन करके मिथिलेश एकदम से अंदर से डर जाता है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब प्रियंका की हत्या सिर्फ मैंने ही किया है, इसमें मेरे परिवार वाला का कोई दोष नहीं है। लेकिन मिथिलेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो सच में इसको सुनने के बाद खुद मिथिलेश के माता पिता को भी अपने कानों पे भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल मिथिलेश जो है, जो बचपन से ही पढ़ने में जितने तेज तरार था, उतने ही अभिनय का यानी एक्टिंग करने का भी शौक था उसको। मिथिलेश जब कॉलेज में पढ़ाई करने जाता था, तो कॉलेज के भीतर जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था और अपने अभिनय को, अपने एक्टिंग को इतने बेहतर तरीके से दिखाता था कि कई सारे अवार्ड भी जीत जाता है। इसी वजह से कॉलेज के कई सारे लड़कियों से मिथिलेश की दोस्ती भी हो जाती है। मिथिलेश की जब बीकॉम की पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद से मिथिलेश एक कॉल सेंटर के अंदर नौकरी करने लगता है। जब कॉल सेंटर के अंदर वो काम करने जाता है, तो उसमें भी कई सारी लड़कियां होती है। उन सारी लड़कियों से भी मिथिलेश की दोस्ती हो जाती है और उससे फ़ोन पे बातचीत भी करने लगता है। लेकिन मिथिलेश को जब नौकरी लग जाती है, उसके बाद से मिथिलेश के पिता मनोहर पंचाल अपने बेटे की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार उसकी तलाश नगरा गांव के भीतर जाकर पूरी होती है और उससे प्रियंका मिल जाती है। प्रियंका जो देखने में जितनी ही खूबसूरत होती है, पढ़ने लिखने में भी उतनी ही तेज तरार होती है। मनोहर को जब प्रियंका पसंद आ जाती है, आखिरकार शादी की तारीख रख करके रीति रिवाज के तहत ही अपनी बेटी की शादी प्रियंका से कर देता है। प्रियंका जब शादी कर अपने ससुराल में आती है, कुछ महीनों तक वो अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से जीवन तो व्यतीत करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अपने पति को जब लंबे वक्त तक फोन पर बातचीत करते हुए देखती है, प्रियंका को अपने पति को लेकर के शक हो जाता है। जब अपने पति की सच्चाई पता करने की कोशिश करती है, आखिरकार प्रियंका को ये बात पता चल जाता है कि उसका पति का एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों के साथ में अफेयर चल रहा है। हालांकि इस बारे में जब अपने पति मिथिलेश से वो बातचीत करती है, इसी बात को लेकर के अब पति और पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता था। शादी के कुछ महीने का जब समय बीतता है, उसके बाद मिथिलेश भी कॉल सेंटर की नौकरी को छोड़ देता है और उसको एक एनजीओ के अंदर नौकरी लग जाती है, जहां पर वो महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण देने का, ट्रेनिंग देने का काम करता था। जैसे वो ट्रेनिंग देने का काम करता था, वो महिलाओं को नौकरी भी दिलाने की बात करता था, उस लड़की को नौकरी दिलाने की बात करता था। उस एनजीओ में मिथिलेश इतने बेहतर तरीके से काम करता है कि उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उसको अवार्ड भी मिल जाता है। लेकिन एनजीओ में जब काम करने के लिए हो जाता है, तो इस लाइन में भी मिथिलेश का कई सारे लड़की और महिलाओं के साथ में दोस्ती हो जाती है, तो कई सारी लड़कियों के साथ में प्रेम प्रसंग और ये अभिन्न शुरू हो जाता है। लेकिन नगला गांव के रहने वाली अनीता से जब मुलाकात होती है, अनीता की खूबसूरती को देख मिथिलेश उसका इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि उसको अपना दिल ही नहीं दे बैठता है, बल्कि उससे शादी करने का फैसला भी कर लेता है। साथ ही साथ मिथिलेश अनीता से झूठ भी कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अब अनीता से वो शादी करने की जब बात कहता है, अनीता भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन मिथिलेश के सामने सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात ये होती है कि उसकी पत्नी के रहते हुए अनीता से वो कैसे शादी कर सकता था। दरअसल मिथिलेश अपने पत्नी की हत्या भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मनोहर और उसके पत्नी अपनी बहू को बेइंतहा प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था। जैसे उन्होंने अपनी बहू को लेकर के सोचा था, प्रियंका ठीक बिल्कुल वैसा ही थी। लेकिन जैसे कुछ महीने का समय बीतता है, इधर अनीता को पता चल जाता है कि मिथिलेश ऑलरेडी शादीशुदा होता है। शादीशुदा की बात जब अनीता को पता चलता है, उसके बाद से अनीता उससे शादी करने से इनकार कर देती है। तभी मिथिलेश के दिमाग में एक गलतफहमी हो जाती है कि शायद उसकी पत्नी के रहते हुए अनीता उससे शादी ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए मजबूर होकर के मिथिलेश अब अपनी पत्नी को ही हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का प्लान तय कर लेता है। उसके बाद से एक सही मौके का इंतजार में लग जाता है और अपने आप को भी बचाने के लिए एक प्लान तैयार कर लेता है। दरअसल अपने घटना को अंजाम देने से कुछ दिन पहले से ही मिथिलेश
अपने पिता से एक झूठ कहने लगता है कि दो लड़के अपने मुंह पे काला गमछा बांध करके बाइक के ऊपर सवार होकर के आते हैं और अपने घर के आसपास वो रैकी करते हैं। दरअसल मिथिलेश ये सारी कहानी अपने पिता से झूठ इसलिए कहता है क्योंकि जब अपने वो पत्नी की हत्या करे तो सबको ऐसा ही लगे कि प्रियंका की हत्या मिथिलेश ने नहीं बल्कि उन्हीं दोनों लड़कों ने किया होगा। जब कुछ दिन का समय बीतता है, आखिरकार 17 फरवरी को मिथिलेश को ये मौका मिल जाता है। दरअसल 17 फरवरी को मिथिलेश के नाना की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह ही उसकी मां अपने मायके चली जाती है। इधर मिथिलेश के पिता जब अपने ड्यूटी चले जाते हैं, घर के भीतर अकेले प्रियंका बच जाती है। इसीलिए 12 बजे के आसपास मिथिलेश घर के भीतर ही अपनी पत्नी से झगड़े तकरार करने लगता है, लड़ाई करने लगता है। दोनों के बीच में जब लड़ाई बढ़ जाती है तो मिथिलेश उस समय इस प्रकार से गुस्से में आता है कि गुस्से में ही किचन के अंदर जाता है और वहां से एक चाकू लेके उठाता है। उसी चाकू से प्रियंका के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है। लेकिन सवाल है, प्रियंका के ऊपर जैसे ही वो वार करता है, प्रियंका वहां से भाग जाती है और चाकू जाकर सीधे दीवार के अंदर लग जाती है, जिस वजह से वो चाकू टूट जाता है। अब चाकू टूट तो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिथिलेश नहीं मानता है, बल्कि उस चाकू को वही फेंकता है और फिर से किचन के अंदर जाता है और उस किचन से एक और चाकू उठा के आता है और उसी चाकू से प्रियंका के ऊपर एक पर एक फिर कई सारे वार करने लगता है, जिसकी वजह से प्रियंका की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। प्रियंका की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से मिथिलेश बाथरूम के अंदर जाता है, अपनी सारी कपड़े को चेंज करता है, मुंह हाथ धोता है और दूसरा कपड़ा को बदलता है। और तब तक शाम के करीब 4 साढ़े 4 के समय होने लगा। मिथिलेश उससे पहले घर से जो भाग पाता, उससे पहले करीब 4 बजे के आसपास राहुल का शादी के कार्ड लेकर के मामा के घर पे आ जाता है और दरवाजे के ऊपर खड़े होकर के आवाज़ लगाने लगता है। अंदर मिथिलेश जब राहुल की आवाज़ को सुनता है, अब वो डर जाता है और अपने आप को बचाने के लिए फिर से एक नाटक रचता है। दरअसल खुद जाकर के अपनी पत्नी की डेड बॉडी के ऊपर गिर जाता है और फिर बेहोश होने का नाटक कर लेता है। कुछ ही देर में राहुल जब वहां पर पहुंचता है, इस प्रकार से स्थिति जब देखता है, मिथिलेश को लेकर के एक अस्पताल के अंदर ले जाता है। सच में जब मिथिलेश पूरी कहानी पुलिस वालों को खुद अपनी जुबानी बताता है, उसके बाद पुलिस मिथिलेश के ही कहने के बाद उसके घर पे जाती है, उन सारे कपड़ों को भी वहां से बरामद करके लाती है और उसने जो खिड़की के माध्यम से जो कुछ चीज़ें बाहर फेंका था उसको भी बाहर उठा के लाती है। मिथिलेश जब अपना जुर्म को कबूल करता है, उसके बाद से पुलिस अगले दिन उसको जिला अदालत में पेश कर देती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय